बाबू एंड बबनी। एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ तक आपको पढ़ाए थे आज उसके आगे पढ़ाएंगे। रेडी आप लोग? देखिए बाबू, आवाज सबको क्लियर है? हम आपको इससे पहले कैबिनेट मिशन बताए थे। देखिए वो, अगर डायरेक्ट बात करेंगे कैबिनेट मिशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। काल, शॉर्टकट होता है काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। एल से लॉरेंस, एल से लीडर। लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कर रहा था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय वेवेल था। भारत का वायसराय वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय निनिथिगो था और वेवेल उस समय भारत का सेनापति था। वेवेल उस समय भारत का क्या था? सेनापति था। चलिए अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान से। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में 2 चीजें हुई। एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? संविधान सभा में। आपको पता है बाबू, संविधान सभा का ज्यादा डिटेल हम लोग कब पढ़ेंगे? जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब। अभी बस इतना ध्यान से समझिए, संविधान सभा का निर्माण हुआ और टोटल 389 लोगों का चुनाव हुआ कि ये लोग संविधान का निर्माण करेंगे। भीमराव अम्बेडकर साहब का चुनाव बंगाल से हुआ था यहाँ पर। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो इन 389 में से लगभग 80 सदस्य क्या हो गए लोग, मतलब लगभग इसमें से क्या हो गए? निकल गए लोग। 90 सदस्य लगभग इसे निकल गए लोग। तो कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। तो विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? 299। और यही 299 मिलकर संविधान बनाए। अब चूंकि संविधान को बनने में लगभग 3 साल का समय लगा, तो 3 साल में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो 284 लोग का फाइनली सिग्नेचर हुआ, जिसमें 15 महिलाएं हैं आपको। तो आप लोग ये तो हम लोग पॉलिटी के क्लास में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299। फाइनल संविधान बनने में 284। फाइनल संविधान बनने में 284। इतना तक तो हम आपको बता दिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंतरिम सरकार देखते हैं। अंतरिम सरकार को हम लोग कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्या कहेंगे बाबू? प्रोविजनल गवर्नमेंट। आप सब लोग को पता है बाबू, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, टेम्पोररी गवर्नमेंट होती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पोररी गवर्नमेंट। अब बात समझो बाबू, प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास सेनापति इनके हाथ में नहीं था। सोचो, सेनापति भी इनके हाथ में नहीं था। उस समय का भारत का सेनापति जनरल बूचर था, वो इनके हाथ में नहीं था। अब इस अंतरिम सरकार में अलग अलग थे लोग। अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री के पावर रखता था। अध्यक्ष जो था उस समय वो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री जो थे वो सरदार पटेल थे। अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार पटेल। रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पर बने अंतरिम सरकार में थी। तो हालांकि अंतरिम सरकार कब तक काम किया? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ये अंतरिम सरकार तब तक काम किया जब तक भारत का संविधान लागू न हो गया और 1951 में चुनाव संपन्न न हुआ। ओरिजिनल सरकार जो आई थी वो 1952 में आई थी। ओरिजिनल गवर्नमेंट जो आई थी 1952 में। प्रोविजनल गवर्नमेंट 1946 से 51 तक थी, जब तक संविधान नहीं बन गया तब तक। कैबिनेट मिशन के कौन कौन से मंत्री थे अंतरिम सरकार में? ध्यान से देखिए। इसका निर्माण क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 में उस समय किया, जब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। अंतरिम सरकार किसके सिफारिश पर आया? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर आया। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में मंत्री देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री और सूचना सरदार पटेल। गृह मंत्री और सूचना सरदार पटेल। कृषि एवं खाद्य राजेंद्र प्रसाद। मतलब बिहार के लोगों को शुरू से खेती में लगाया है। जहां देखिएगा राजेंद्र प्रसाद खेती वाले थे। कृषि एवं खाद्य अधिकारी। रक्षा मंत्री नाम से ये बलदेव सिंह। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। जॉन मथाई क्या थे बाबू? उद्योग मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल सूचना गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे तो खेती वाले, रक्षा मंत्री जॉन मथाई उद्योग मंत्री। देखिए लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री थे, या इनका नाम ध्यान से समझिएगा। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। तो भारत में इन्हें बनाया गया था वित्त मंत्री बनाया गया था, लियाकत अली। लेकिन जब विभाजन हुआ तो लियाकत अली पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाके क्या बन गए? पाकिस्तान में जाके पीएम बन गए। लियाकत अली पाकिस्तान में जाके पीएम बन गए। सोचिए जो यहाँ पे वित्त मंत्री है वहां जाके पीएम बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको चाइना का पीएम बना दीजिए तो हो गया चाइना का कल्याण। आगे बढ़े। बताइए। तो इनका नाम ध्यान से याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली रेल मंत्री, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। अरुणा आसफ अली। होमी जहांगीर भाभा, आपको पता है परमाणु वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा का निर्माण कर रहे थे तो ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। और इधर याद रखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ पर राजगोपालाचारी। अब ध्यान से यहाँ से ना कई बार क्वेश्चन क्या पूछ देता है, ध्यान से समझिए कि अंतरिम सरकार जब टेम्पोररी गवर्नमेंट आई थी तो शिक्षा मंत्री जो थे वो राजगोपालाचारी थे। लेकिन 1952 में जब फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट आई तो उस समय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। अंतरिम सरकार के टाइम पे शिक्षा मंत्री जो थे, अंतरिम सरकार मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट के टाइम पे जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे वो राजगोपालाचारी थे। लेकिन 1952 में जब फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे बाबू, वो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। समझ में आ गया? अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़े। अबुल कलाम आजाद। देखिए क्वेश्चन यहां लिखा भी है कि 1951-52 में चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू और शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। विदेश मंत्री
कौन थे? 1951-52 में जब स्वतंत्र रूप से चुनाव हुआ, तो जब फाइनली कंप्लीट चुनाव हो गया, तो उस समय भारत में विदेश मंत्रालय का कार्यभार खुद जवाहरलाल नेहरू ने संभाला और शिक्षा मंत्री दिया अबुल कलाम आजाद को। लेकिन जब अंतरिम सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे राजगोपालाचारी। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर थे राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राजगोपालाचारी थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अरुणा आसफ अली कौन थे भैया? मंत्री लोग से आपसे पूछते हैं, अरुणा आसफ अली कौन थे? चलिए आप बताते चलिएगा, मंत्रालय बताइएगा। अरुणा आसफ अली का मंत्रालय, जॉन मथाई का मंत्रालय, जॉन मथाई का मंत्रालय, जॉन मथाई का, राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय था कृषि विभाग, कृषि विभाग। बताइए गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास में था गृह मंत्रालय, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आजादी के बाद जो कंप्लीट सरकार बनी थी, जो चुनाव के बाद कंप्लीट सरकार बनी थी, उसमें बताइए शिक्षा मंत्री कौन थे? ओरिजिनल सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ओरिजिनल सरकार में शिक्षा मंत्री, ठीक है, ओरिजिनल सरकार में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। ओरिजिनल सरकार जब बनी थी 1951-52 के चुनाव में, तो उस समय बताइए विदेश मंत्रालय किसे दिया गया? विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। सर परसों हमारे यहाँ कानपुर में मोदी जी आए थे। भाई देखो, आप लोग को अगर सफल होना है ना, तो आप इन नेता लोगों से सीखिए। ये लोग कितना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, बुढ़ापा में भी देखिएगा तो बहुत मेहनत करते हैं। मोदी जी का उम्र देख रहे हैं, 76 साल हो गया, अभी रैली पे रैली कर रहे हैं, बाप रे बाप, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे मोटिवेशन लेके कुछ आप लोग भी मेहनत करो बाबू। इन लोग का मेहनत देखिएगा तो कंफर्म भी नहीं होता है, पता है कि यहाँ पे हमको वोट नहीं मिलेगा, वहां भी जाके हाथ जोड़ते हैं लोग ये लोग। तो आप लोग कुछ सीखिए इन लोगों से, कितना डेडिकेशन होता है चुनाव के लिए। यहाँ पे बिहार में देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व थे तेजस्वी प्रसाद, उनके पैर में चोट लगा हुआ है, व्हील चेयर पे चल जा रहे हैं, लेकिन ना मोटिवेशन है यहाँ पे। इलेक्शन के प्रति देख रहे हैं जागरूकता कि ना भैया हमको इलेक्शन में जाके अपनी पार्टी के लिए खड़ा होना है। इन लोगों से भी आप लोग मोटिवेशन लीजिए, और आप लोग भी बीमार पड़ रही है, चाहे कुछ हुआ रहे, पढ़ाई के प्रति वैसे ही सजग रहिए जैसे ये नेता लोग आपके प्रति सजग रहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी बहन को देखिए, बोलना किसको, बोल दी किसको? हमारी बहन को देख रहे हैं, उसको बोलना था किसको, हम बोल दी किसको? बवाल हो गया वहां पे। हम पहले ही समझाए थे, अरे हमारी बहन है, हमसे पूछते लोग, हम बताते कितना दिमाग है। उनको बोलना था किसी और को, बोल दी किसी और को, अपने पार्टिया में बोल दी किसी को। अहू पार्टी वाला करा, हमरा काय बोली, हम खान से नहीं मिले हैं, हमें जितना बुद्धि रहेगा उतने ना बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप ही लोग बता लो, हमसे पूछना चाहिए कि नहीं हमारी बहन के बारे में? हमारी बहन के बारे में हम ही से नहीं पूछेंगे तो भुगतेंगे लोग यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर जिसका नाम ली उन्हीं पार्टी के हैं, और उसको नाम लेना चाहिए किसी और का, नाम ले ली किसी और का, अपने पार्टी में नाम ले ली। इसलिए किसी से भी पूछिए, लेकिन हर आप ही लोग बताइए, लड़की लोग बताइए, आप लोग का कितना दिमाग है क्या नहीं है, ये आप लोग के भाई से कोई छुपाया होगा? आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग के भाई को हर एक आइडिया होगा, हमको भी पता है कितना आइडिया है कितना नहीं उसको, लेकिन हम क्या बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आपकी बहन का नाम क्या है? आपको पता है मेरी दोनों बहन के बारे में? दोनों में मेरी दो बहनें, मेरे बहन तो मेरी हजारों है सब भाई, क्लास में इतना बैठा है सब, लेकिन दो को जो है सब एकदम खतरनाक है सब दो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन कैसे हो गया? माउंटबेटन योजना। देखिए लॉर्ड वेवेल जो था, ऐसे समझिए बाबू, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लीनीथिगो था। लीनीथिगो क्या था? लीनीथिगो। इसके बाद आया वेवेल। इसके बाद कौन आया? वेवेल। वेवेल के बाद कोई भी वायसराय भेजने का इंग्लैंड को प्लान नहीं था, वायसराय भेजने को कोई भी प्लान नहीं था। बावजूद इसके उसने ब्रिटेन ने अपनी नौसेना का रिटायर्ड नौसेना प्रमुख उसने अपनी नौसेना का रिटायर्ड नौसेना प्रमुख एडमिरल माउंटबेटन को भेजा। एडमिरल माउंटबेटन को भेजा। माउंटबेटन को भेजा। किसे भेजा? माउंटबेटन को भेजा था। माउंटबेटन को वायसराय बना के नहीं भेजा गया, बल्कि वायसराय बना के भेजने के पीछे उद्देश्य यही था कि यथाशीघ्र जितना संभव हो सके भारत को संयुक्त रखा जाए, भारत का विभाजन न किया जाए। तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो आया था वो भारत को संभालने नहीं आया, बल्कि भारत को आजादी देने के लिए आया था। इसे नियुक्त ही इसीलिए किया गया था कि आजादी दी जाए। यही ध्यान से देखिएगा, माउंटबेटन ही है जिसने जापान को सरेंडर कराया था। ब्रिटिश नौसेना का नौसेना प्रमुख था वायसराय, ये अरे माउंटबेटन, इसका वो एडमिरल था ब्रिटिश नौसेना का। ये बहुत योग्य व्यक्ति था। इसे पूरा बता के ब्रिटेन से भेजा गया था यथासंभव हो तुम भारत का विभाजन मत करने देना। लेकिन जैसे माउंटबेटन भारत आया, महात्मा गांधी से मिला, जिन्ना से मिला, तो जिन्ना जीत पे तुला हुआ था कि नहीं हमको विभाजन नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम कीजिए माउंटबेटन, आप जिन्ना को कहिए कि सरकार तुम ही बना लो। सरदार पटेल और नेहरू से कहा कि आप लोग क्यों इतना जिद में बैठे हैं, देश का विभाजन हो जाएगा। लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं,
हम जिन्ना सरकार नहीं बनाएगा। गांधी ने अंतिम क्षण तक प्रयास किया था। ये सब डेट से कोई मतलब नहीं कि लॉर्ड माउंटबेटन कब आया, गांधी जी से कब मिला, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था, माउंटबेटन से गांधी जी की मुलाकात हुई तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए, कम से कम इससे देश का विभाजन तो रुक जाएगा। परंतु गांधी जी के इस सुझाव का जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने क्या किया, विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने क्या किया था, विरोध किया था। बताओ बाबू, यदि क्या गांधी ने अंतिम क्षण तक विभाजन को रोकने का प्रयास नहीं किया? गांधी जी ने क्या अंतिम समय तक विभाजन को रोकने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल किया उसने यहाँ पर। लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया। ये सब डेट आपको याद रखने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अब डायरेक्ट समझते हैं, 3 जून को विभाजन की योजना प्रस्तुत करके माउंटबेटन के नाम से जाना, इस सबसे भी मतलब नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माउंटबेटन को ये बात आभास हो गया कि बिना विभाजन के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन्ना ने, आप बताइए, जिन्ना ने ऐसा कौन सा काम किया कि माउंटबेटन या फिर सरदार पटेल या राजगोपालाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब के सब सहमत हो गए विभाजन के लिए? समझा कि नहीं? जिन्ना ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था? डायरेक्ट एक्शन प्लान, वेरी गुड। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया चोट्टा कहीं का। तबस्सुम खान, बहुत बढ़िया बबनी, एकदम बिल्कुल आपका सही है। डायरेक्ट एक्शन प्लान की वजह से जिन्ना को ये करना पड़ा। नोआखली में तो दंगे बहुत भयानक हो गए थे। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान कर दिया 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, जिस वजह से सबको मजबूर होना पड़ गया था। अब एक चीज तो पता चल गया कि माउंटबेटन को कि भैया विभाजन करना ही पड़ेगा। और मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो, बांटो और आजाद करो, बांटो और आजाद करो। समझ में नहीं आ गया? बांटो और आजाद करो, ये किसका नारा था? मुस्लिम लीग का नारा था। अब ये वाला डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 भारत के जो स्वतंत्रता का विधेयक था वो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत होता है। भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को क्या होता है, प्रस्तुत होता है। और 18 जुलाई को स्वतंत्रता विधेयक पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। 4 जुलाई को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक प्रस्तुत रखा जाता है और 18 जुलाई को पास हो जाता है। 4 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है और 18 जुलाई को क्या हो जाता है? प्रस्तुत हो जाता है। 4 जुलाई को रखा जाता है और 18 जुलाई को क्या हो जाता है? प्रस्तुत हो जाता है। प्रस्तुत मतलब 4 जुलाई को रखा जाता है, 18 जुलाई को पास हो जाता है। और पास होने के बाद कहा जाता है कि 14 अगस्त को जन्म होगा। 14 अगस्त को क्या होगा? जन्म होगा। जन्म होगा किसका? पाकिस्तान का जन्म होगा। और 15 अगस्त को आजाद होगा, यानी स्वतंत्र होगा, तो वह स्वतंत्र होगा भारत। स्वतंत्र होगा भारत। समझ में आ गया कि नहीं? स्वतंत्र होगा तो भारत। हम उस दिन आजाद हुए, पैदा नहीं हुए। और ये उस दिन आजाद नहीं बल्कि 14 अगस्त को पैदा हुआ था। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पैदा हो गया। मुबारक हो दुनिया, आपको एक सुअरों का बाड़ा मिल गया, सुअरिस्तान मिल गया, दुनिया को मिल गया ये पाकिस्तान। और जिन्ना ने इसका निर्माण कर दिया और लियाकत अली इसके पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। लियाकत अली से क्या बनाए गए? पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। और अभी तक जन्म मरेगा इसका, क्या बताइएगा? होता है बाबू, कभी कभी ऐसा चीज होता है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को अगर किसी देश ने बदनाम किया है तो पाकिस्तान तालिबान ने बदनाम किया है। यहाँ पर इन्हीं ने बदनाम किया पूरी दुनिया के लोगों को। यहाँ पे ये जितने भी गलत काम करेंगे, देखो एक तो ये जितने गलत काम करेंगे वो अल्लाह का नाम लेके कर देंगे। अल्लाह का नाम लेके करते तो अच्छा काम करते, खैर ये लोग अच्छा काम किया ही नहीं आज तक। लेकिन जितना भी गलत काम करेंगे अल्लाह का नाम ले लेंगे। इस वजह से एक आम व्यक्ति जो एक मुस्लिम है जिसको गलत कामों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने समाज में खुश है, तो उसको भी संदेह की नजर से देखने लगते हैं लोग इन चोटों की वजह से। यहाँ पर अब ये बताओ कितना गलत काम करता है। ताज होटल में बम मार रहा है, एक तो तुमने अपराध किया है। दुनिया में अपराध बहुत जगह होते हैं। आप देखो नक्सलाइट भी हमला करते हैं तो किसी भगवान या अल्लाह का नाम लेकर नहीं करते। इजराइल मार के गाजा को सुता दिया, खत्म कर दिया, कभी भगवान का नाम लेकर नहीं मारा उसने। इन शत्रुओं में देखिएगा कोनो मारेगा सब बम, अल्लाह का नाम लेकर मार देगा सब। इससे एक साधारण मुस्लिम क्या हो जाता है? बदनाम हो जाता है, जबकि उसको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गया? तो ये बदनाम करके रखती हैं सब, क्योंकि जिस फार्मूला पे जिन्ना ने निर्माण किया था वो फार्मूला ही गलत था। अब यहां पर जिन्ना से एक और गलती हुई। देखिए भारत ने अपना संविधान बना लिया 1950 में। हम लोग अपना संविधान कब बना लिए? 1950 में संविधान बना लिए। 1950 कितने साल लगा? 3 साल लगा। कितना साल लगा हम लोग को? 3 साल लगा। जिस वजह से हम लोग जो थे वो बहुत जल्दी अपने संविधान के दायरे पे आ गए। जैसे देश आजाद हुआ तो हमारे देश में बहुत सारी विचारधाराएं थी, हमारे देश में बहुत सारी विचारधाराएं थी जो देश को बचा के रखी थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपनी विचारधारा थी, सरदार पटेल थे, अबुल कलाम आजाद थे, जॉन मथाई थे, होमी जहांगीर भाभा थे। सोचिए, जहांगीर भाभा पारसी धर्म के, जॉन मथाई हो गए क्रिश्चियन हो गए, अबुल कलाम आजाद मुस्लिम हो गए, सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू हो गए। तो हम सब ने मिलकर इस देश को सींचा है। तो जब देश की बुनियाद ही रखी जा रही थी तो हमारे दिमाग में बैठा था कि हर धर्म के लोगों की योगदान है इस देश के निर्माण में। यहाँ पर समझा कि नहीं? लेकिन अगर वही पाकिस्तान की बात देखेंगे तो पाकिस्तान को अपना संविधान बनाते बनाते 1957 आ गया। आजादी मिली 47 में, संविधान बनाते बनाते 57 आ गया। 10 साल हो गया। कितना साल लग गया? 10 साल हो गया। अभी बताइए, संविधान जो होता है वो किसी देश के लिए माँ बाप का काम करता है। जिस तरह आपके माँ बाप आपको शिक्षा, संस्कार, नियम, कानून, तहजीब, तरीका सारा सिखाते हैं, उस तरह एक देश को एक दायरे में शिक्षा, संस्कृति, नियम, कानून, कायदा, तरीका ये सब में रखने की जिम्मेदारी संविधान की होती है। हमारा संविधान जितना बेहतर होगा, हमारा देश की बुनियादें उतनी बेहतर होंगी। अब ये बताइए, हमारे देश
में तो संविधान बनने में 3 साल लग गया। इन 3 साल के दौरान हमारी देश की सेवा किया था न जाने कितने वीर योद्धाओं ने उस समय भारत की योगदान दिया। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, होमी जहांगीर भाभा, राजेंद्र प्रसाद जैसे बहुत सारे लोगों ने भारत को सींचा, जो ईमानदारी से इस देश को काम करते थे, जिनके धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ चुके थे लोग। लेकिन वही इसका उल्टा अगर पाकिस्तान में दिखेगा तो एक जिन्ना के बाद कोई बड़ा योग्य व्यक्ति नहीं था, और जिन्ना के बाद यह देश ही बिखर गया पाकिस्तान। उसके बाद वहां पर पाकिस्तान को संभालेगा कौन? तो जब तक संविधान नहीं बने तो वहां पर पाकिस्तान को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई सेना को। सेना ने 10 साल तक पाकिस्तान को संभाला। तो जब संविधान बना तो सेना ने ऐसा नियम कानून कर दिया कि थल सेना, वायु सेना, नौसेना तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा। सेना का कोई भी कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसे बहुत बड़ी, कम से कम 50-60 एकड़ जमीन दी जाएगी। यहां पर तो आज भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। सेना के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल जाएगा। मेरे खुद के चाचा इमरान खान, हमारे खुद के प्रिय चाचा जान, पाकिस्तान सेना के खिलाफ बोले थे। मेरे चाचा जान किसके खिलाफ बोले थे? सेना के खिलाफ बोले थे। बेचारे चाचा जान को सेना ने जेल में डाल दिया, बुलेट प्रूफ बना के। मेरे चाचा जान को क्या कर दिया है? जेल में डाल दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चाचा जान कहां हो गए? जेल में चले गए बेचारे, तबाह हो गए। सेना के खिलाफ बोले थे। तो पाकिस्तान को बर्बादी का कारण बना था जो संविधान 10 साल लेट से चला था। संविधान 10 साल लेट से हुआ। इसके कारण क्या हुआ? जो संविधान बनाने में लेट हुआ, संविधान जो उन लोगों ने लेट से बनाया, देखिए क्या हुआ। संविधान जन्म 1947 में क्या बन गया? देश बन गया। देश का निर्माण कब हो रहा है? 1947 में। ठीक है। संविधान कब बन रहा है भैया? 1947 में। 1957 में। कितने साल लग गए? 10 साल लग गए। पूरी तरह से कब्जा कौन कर लिया? सेना ने कर लिया। अब एक बात बताइए, यहां पर किसकी मृत्यु चली थी? जिन्ना की। कोई माई बाप था नहीं इस पाकिस्तान का। यहां पर सेना के सामने जो भी आया, सेना का जो भी विरोध किया, सेना ने उसे डायरेक्ट तो मार नहीं सकती है, क्योंकि लोग फिर सेना के खिलाफ हो जाएंगे। सेना की जो ने भी विरोध किया, कहा कि देखिए भारत में जो काम हो रहा है वो संविधान के हिसाब से हो रहा है, क्यों नहीं हुई? सरकार को करने दीजिए, सेना क्यों कर रही है? तो सेना ने क्या किया? इनको मारने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। आतंकवाद का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? आतंकवाद का। आतंकवादियों को भेज के कहते मार दो उसको, जो भी विरोध कर रहा है सेना को मार दो। तो इसके वजह से आतंकवादियों की संख्या बढ़ने लगी। अब शासन की बागडोर किसके पास आई? सेना के पास में। सेना अपने विरोधियों को मारने के लिए किसका यूज करने लगी? आतंकवादियों को। इसलिए पाकिस्तान में 2 लोग बड़े पावरफुल हो गए, एक सेना पावरफुल हो गए, एक आतंकवादी पावरफुल हो गए सब। इसलिए आज भी पाकिस्तान में जो डिसीजन होता है वो सेना लेती है या फिर आतंकवादी लेते हैं। इसके बाद यहां पाकिस्तान में धीरे धीरे नफरत कैसे घोला गया, धर्म को इतना बढ़ावा दिया गया कि आज भी पाकिस्तान में इन्हीं 3 लोग का बोलबाला है। वहां प्रधानमंत्री मतलब झुंझुन्ना। समझ गया कि नहीं गया? तो 3 लोग, सेना, आतंकवाद और धार्मिक। समझ गया कि नहीं गया? धार्मिक चीजें इतना बढ़ा दिया गया है जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तान में आज भी दिखेगा धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को अगर नरक देखना है तो पाकिस्तान में चले जाए। हमारे देश में किसी दूसरे धर्म के लोगों को केवल चुनाव में दिक्कत होता है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे हिंदू मुसलमान ऊंच नीच, ये केवल चुनाव जीतने का एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि पब्लिक भी जो है वो पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं करती है। पब्लिक पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में पसंद नहीं करती है और 5 साल तक छाती पीट के रोती है कि हमारा नेता तो बकलोल है। ऐसा पब्लिक लोगों को भी ना यही भुगतना भी पड़ेगा। मरो लोग, तुम लोग जब नेता चुनोगे ऐसा ही थे यहाँ पर। लेकिन अब गौर से देखिएगा तो हम ये पाकिस्तान में 3 लोग का बोलबाला है। धार्मिक चीजें इतनी भयानक है वहां पर कोई, अब सब छोड़ दीजिए, वहां सिखों की स्थिति कैसी होगी, हिंदू की कैसी होगी, जैन की कैसी होगी, ये सब थोड़ी आपको आइडिया लगाने के लिए एक बात बोलते हैं। वहां मुसलमानों की एक शाखा है अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि तुम मुस्लिम नहीं हो। तो अगर वो मुस्लिम नहीं है और खुद को मुस्लिम कह रहा है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? उसको जो मान रहा है उसको मानने दीजिए यहाँ पर। लेकिन ये पाकिस्तान वाले अहमदिया मुसलमानों को गोली मार देते हैं, बम मार देंगे सब, उसको बम मार के उड़ा देंगे सब यहाँ। तो सोचो, ये अहमदिया मुसलमानों को तबाह कर देते हैं। वहाँ हिंदू लोगों का क्या हाल होता होगा, ईसाइयों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, जैन बौद्ध तो चले ही गए वहां से, भाग के जगह छोड़ दिए। कितने लोग ही वहां बचे हैं। तो बहुत दुर्दशा है वहां पे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए, ऐसा थोड़ी है कि जो पाकिस्तान में रह रही माइनॉरिटी है जिसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, अगर पाकिस्तान वाले उन्हें इज्जत से रखते तो वो लोग पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं करते? क्या बताइए, हमारे यहाँ पारसी होने के बावजूद होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक रिसर्च किया कि नहीं किया? हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, देश के लिए किए कि नहीं किए? लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसे भेदभाव जैसे पाकिस्तान में होता है, एक दूसरे के प्रति नफरत, उस तरह अगर भारत में हुआ जाने लगे नफरत, तो कितना दुर्दशा होगा। आपको भी पता है, हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए उल्टा सीधे बातें की जाती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का निर्माण हो गया और पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान बन गया। यहाँ पर समझ गए, अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया, ये सारा हो गया, आजादी भी मिल गई, भारत का निर्माण भी हो गया। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस चीजों को देखते हैं। अच्छा हुआ हम लोग के पूर्वज इंडिया में ही रह गए। हाँ, रियाज अली, अच्छा हुआ हमारे पूर्वज यहीं रह गए। बिल्कुल अच्छा हुआ, नहीं तो आप क्लास में थोड़े रहते, अभी पाकिस्तान में गए रहते तब तक कहीं फट चुके होते आप लोग को। हम लोग के पूर्वज अगर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाते तो अभी हम क्लास में थोड़े पढ़ा रहे होते। हम यहाँ पढ़ाते, कहीं वहां लाहौर वगैरह में क्लास लेते, कहते बच्चों देखो कैसे कैसे फटना है, यहाँ पे बांध लो, यहाँ बांध लो, और मैं बताता हूँ यहाँ जाके फट जाओ। समझ गया कि नहीं आ गया? और उस समय हमारा नाम हो गया रहता पाकिस्तान में, अरे बाप रे बाप, एक मास्टर है, गजब खतरनाक फटने का तरीका बताता है। समझ गया? जैसे इंडिया में लोग कैसे कहते हैं, अरे जहां कुछ ना बुझाए वहां खान साहब के पास चल जाओ, बड़ा आराम से समझा देंगे वहां। उस समय हम पाकिस्तान में एकदम फेमस हुए रहते हैं। ये मास्टर एकदम खतरनाक फटने का तरीका बताता है, कैसे कैसे मारना है, सब तरीका बता देता है। समझ गया कि नहीं आ गया? अरे मत पूछिए, सुअरिस्तान में हम चले जाते हैं, उसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान नहीं, सुअरिस्तान। ठीक हुआ हम लोग के पूर्वज, धन्य है हमारे पूर्वज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे परदादा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे परदादा नहीं तो हमारा तो कांड हो गया रहता। अच्छा, हम लोग जाने वाले भी नहीं थे, जानते हो। एक बार हम अपने दादा से कर रहे थे, पाकिस्तान की जब भी बात कर रहे थे, कभी मैच हो रहा था, तो मेरे दादा एक दिन गुस्सिया के हमसे कर रहे हैं, हमरा लगे पाकिस्तान की बात मत करो। उस ससुरा उम्र में हमरा से छोट है, जब हम 9 में पढ़ते रही तब वो पैदा भइल रहा, हमरा से उम्र में छोट हो। तो पाकिस्तान जो है हुए मेरे दादाजी बड़ी भयानक भड़कते थे पाकिस्तान को लेकर, समझ उसको अपना जूनियर समझते थे, जिन्ना उन्ना कहते थे, हाइये चोटा हाइये कुकुरा की वजह से कुल भइल बा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। भोजपुरी बोलते थे आपके दादा? हाँ बाबू, हमनी के गांव में भोजपुरी बोलत रंजा, कुल गांव भोजपुरी बोलेला, विद्यालय भइल, ट्यूशन भइल, स्कूल भइल, रिश्तेदार भइल, कुल जना भोजपुरी बोल लिया हमनी के, समझ में आई? हाँ, तहन लोग शहर के होकबा लोग, तहन लोग के अंग्रेजी और फारसी बुझाते, हमनी के तो भोजपुरी बोल के खटिया बैठ के पढ़ लिख के बोल के आगे बोल बन गया हमनी के। चलो आगे बढ़ जा, चलिए देखते हैं आगे, कोई दिक्कत? अब आपके दादा क्या कहते हैं? मेरे दादा टीचर थे इंग्लिश के, मेरे दादाजी इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश के। उस टाइम इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा डिमांडिंग में था, क्योंकि जो इंग्लिश जानता था वो अंग्रेजों से बात कर सकता था, तो अंग्रेज सब उस समय ना इंग्लिश की काफी वैल्यू हुआ करती थी। एमए किए हुए थे इंग्लिश से, बाद में देश आजाद हो गया तो भोजपुरी बोलते थे। भाई भोजपुरी बोलना अलग चीज है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज है। भोजपुरी हम लोग की घर की भाषा थी, हम लोग घर में बोलते थे, बबुआ खाना खिला कि ना खिला, ये सब अलग चीज है। इंग्लिश अलग चीज होती है। भाई हम भी हिंदी बोलते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां इंग्लिश बोलना पड़ता है, जहां जरूरत पड़ती है वहां उर्दू बोलता है, बट जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है, मातृभाषा भोजपुरी है। मैथिली बोलिए ना सर, मैथिली सिखा दो, हम बोलेंगे। मैथिली हमको बहुत पसंद है भाषा, सच बताते हैं, हम सीखना चाहते हैं मैथिली और बंगाली, लेकिन सीख ही नहीं पाते। सर आप पाकिस्तान गए हैं, हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमको आने ही नहीं देगा सब। हम अगर पाकिस्तान चले जाएं तो क्या लगता है आपको हमको आने देगा सब? पाकिस्तान अगर हम चले जाएंगे आने ही नहीं देगा सब, वहीं रख देंगे सब, कहेंगे जी जा जी जा जी, उधर रख लेगा सबको, आने ही नहीं देगा सब। पिज्जा खा लो पिज्जा, रख लेगा सब हमको। आगे बढ़ते चलिए अब आगे बढ़ते। पाकिस्तान वाले को बहुत खराब लगता होगा कि ये आदमी करना क्या चाहता है। अरे हम क्या चाहते हैं ना, एकदम वीरान कर देना चाहते हैं, सही बताते हैं, एकदम वीरान, जैसे भी लगा के लाइन से ढकेल दो उधर अरब सागर में, यहाँ पे। अरे बकलो वहां से क्लास लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देश आजाद हो गया, ठीक है, आजादी मिल गई, हर एक प्रस्ताव हमने आपको बता दिया, हर एक विभाजन बता दिए, A to Z बात बता दी हम आपको। अब आपको कुछ मिसलिनियस चीजें बतानी है कि किस वायसराय ने कौन सा काम किया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या हुआ, प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे भारत में प्रेस का विकास, देखिए प्रिंटिंग प्रेस बहुत जरूरी है, प्रिंटिंग प्रेस बहुत जरूरी है। आप प्रेस जो होता है ना, किताबों पे छाप देता है चीजों को। तो अब भारत में पहले प्रेस नहीं था, भारत में प्रेस नहीं हुआ करते थे। तो भारत में जब प्रेस नहीं थे तो पांडुलिपि होती थी। क्या होती थी बाबू? पांडुलिपि। पांडुलिपि, पांडुलिपि जो थी पत्तों पे लिखी जाती थी। किस में लिखा जाता था? पौधों के पत्ते पर लिखा जाता, पत्तों पर, पत्तों पर लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था। समझा कि नहीं आ गया? अब अगर आप गौर से देखेंगे तो भारत को दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक हो गई आपका नॉर्थ इंडिया और एक हो गया साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में पेड़ पौधे ज्यादा थे। नॉर्थ इंडिया में जो पेड़ पौधे थे ये बेसिकली जो थे बरगद, पीपल, ये जो पेड़ पौधे थे, पांडु, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे थे इनकी पत्तियां जो थी वो छोटी पत्तियों वाले पौधे पाए जाते थे। बरगद हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, ये सब के पौधे की पत्तियों पे जब लिखा जाता था तो वो पत्तियां थोड़ी मजबूत होती हैं, इसलिए उस पर लिखना आसान था। इसलिए यहाँ की भाषा में ना खड़े पाई का बहुत यूज करेंगे। देखिएगा ना म, इसमें देखिए कई खड़ा पाई है, ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा पाई है, ये भी खड़ा पाई है, ये भी सीधा सीधा वर्ड मिलेगा आपको, समझ में। इसमें घुमावदार वर्ड कम मिलेंगे। जबकि अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो साउथ इंडिया में केला का पत्ता पे लिखना था, इस पे लिखना था केला की पत्ती पे। अब आप बताओ बाबू, अगर हम साउथ इंडिया में केला का पत्ती ले लेते हैं तो केला का पत्ती जो होता है ना, अगर हम उस पर ऐसे लिखेंगे ना, खड़ा जहां केला का पत्ती ऐसे नॉर्मल होता है ऐसे ऐसे, अगर हम केला का पत्ती पे अगर हम सोचेंगे ना ऐसे लिखे, सीधा अक्षर में लिखे, नाम ऐसे लिखे तो फट जाएगा। इसलिए केला की पत्ती पर साउथ इंडिया के लोग जब लिखते थे तो फट जाया करता था। इसलिए साउथ इंडिया की भाषा देखेंगे ना तो खूब ऐसे ऐसे मिलेगी। यहाँ पे साउथ इंडिया की भाषा पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह मिलेगी। ऐसे लिखने में ना केले की पत्ती नहीं फटती थी। तो पहले हम लोग पांडुलिपि का यूज करते थे। तो साउथ इंडिया की कोई भाषा देखेंगे तो गोल 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 ऐसा लिखेगा ना ताकि ये पत्तियां ना फटे। और भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा फटने उठने कोई झमेला नहीं था, इसलिए सीधा सीधा लिखने लगे लोग यहाँ पर। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, इसे छाप दीजिए कारखाना में, इसे छाप दीजिए तो कैसा पता ही है कैसा नहीं है, कोई बहस नहीं है। छाप देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा, छाप देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया पांडुलिपि। तो भारत में प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने किया था। साउथ इंडिया में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? मेनली साउथ इंडिया में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम है मेनली। समझ में गया कि नहीं? मराठी भी तो साउथ इंडिया ही आ जाता है, बट वो मिडिल इंडिया में आता है। भारत में
प्रेस की शुरुआत किसने किया बाबू? पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने चालू किया था। अब पहला अखबार जो चालू किया था प्रिंटिंग प्रेस में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने चालू किया था। उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। अखबार का नाम क्या था? बंगाल गजट। तो पहला अखबार जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट लाया था 1780 में। जबकि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था, तो पुर्तगाली उस प्रिंटिंग प्रेस से अपनी सरकारी काम को करते थे। लेकिन पहली बार प्रिंटिंग प्रेस से अखबार छापने का काम 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था, बंगाल गजट नाम से, बंगाल गजट के नाम से किया था, बंगाल गजट। ठीक है, चलिए अब आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। काला लड़का जमाई मत लो क्लास में, दीवार के पास पूरा दांत दिखता है। गजट, बंगाल गजट। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम इसके बाद इकोनॉमिक्स देखते हैं।